हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका स्कोर पाथ की इस नई वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ध्यान रहे, यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये निरक्षीय स्थिति क्या होती है, आइए पहले इसको समझते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय स्थिति कहलाती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और इसके मध्य बिंदु से यदि हम 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचे तो यह रेखा कहलाती है इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। हमें इसी निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर या तो यहाँ पर या यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी इस निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है तथा वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P है। इससे निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तब इस मध्य बिंदु से माइनस q आवेश के बीच की दूरी l होगी और इस मध्य बिंदु से प्लस q आवेश के बीच की दूरी भी l होगी। इस वैद्युत द्विध्रुव से यानी कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आवेश से बाहर की तरफ। सपोज यह E1 है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आवेश की तरफ। सपोज इसकी वैल्यू है E2, जहां प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी स्मॉल k q अपॉन r1 स्क्वायर, जहां r1 प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी स्मॉल k q अपॉन r2 स्क्वायर, जहां r2 बिंदु P से माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी है। मैथमेटिक्स में समकोण त्रिभुज के लिए एक होती है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। यहाँ पर कर्ण, आधार और लंब क्या होता है? सपोज यह है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। सपोज यह कोण थीटा है, इस कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो बाकी तीसरी भुजा बचती है उसको बोलते हैं आधार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम इस डेरिवेशन में करेंगे इस समकोण त्रिभुज में। यहां पर सपोज यह एंगल थीटा है, तब यह वाला एंगल भी थीटा ही होगा। इस समकोण त्रिभुज में इस थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, यानी कि कर्ण R2, लंब R और आधार L है। यहां से हम R2 स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने पर
r1 स्क्वायर का मान भी आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। r1 स्क्वायर का मान रखने पर E1 का मान हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार R2 का मान रखने पर E2 का मान हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किसी भी सदिश की प्रॉपर्टी ये होती है कि हम उस सदिश को दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वेक्टर ए है, हमने इसे दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित कर दिया। परस्पर लंबवत घटकों का मतलब यह है कि इन दोनों घटकों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सपोज यह सदिश क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, तब इसका थीटा की डायरेक्शन में घटक होगा ए कोस थीटा और दूसरा घटक होगा ए साइन थीटा। ध्यान रहे, थीटा की डायरेक्शन में कोस थीटा और दूसरे वाला साइन थीटा। वेक्टर की इस प्रॉपर्टी का यूज E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के लिए करने पर E1 को हम दो परस्पर लंबवत घटकों में तोड़ सकते हैं, एक ये और एक ये। यह कोण थीटा है, तब यह कोण भी थीटा ही होगा, अतः यह कोण भी थीटा। और E1 का थीटा की डायरेक्शन में कौन सा घटक होगा? E1 कोस थीटा और दूसरे वाला होगा E1 साइन थीटा। इसी प्रकार E2 को भी दो घटकों में तोड़ने पर एक घटक होगा ये नीचे की तरफ और दूसरा घटक होगा इधर की तरफ। चूंकि यह वाला कोण थीटा है, अतः यह कोण भी थीटा ही होगा। ये एंगल भी थीटा। अतः इस डायरेक्शन में E2 का घटक होगा E2 कोस थीटा और नीचे वाली डायरेक्शन में E2 का घटक होगा E2 साइन थीटा। इस वाले पोर्शन को मैं अलग से यहां बना रहा हूं। ये बिंदु P, यहां से इस डायरेक्शन में E1 वेक्टर, E1 वेक्टर का ये वाला घटक E1 साइन थीटा और ये वाला घटक E1 कोस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा था। इसी प्रकार यह E2 वेक्टर, इसका ये एंगल थीटा, इसीलिए E2 वेक्टर का इस डायरेक्शन में घटक होगा E2 कोस थीटा और दूसरे वाला होगा E2 साइन थीटा। यहां से देख सकते हैं कि E1 का मान और E2 का मान दोनों वैल्यू सेम है, अतः E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मान भी सेम होगा और ये दोनों घटक एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में हैं, अतः इन दोनों का रिजल्ट 0 होगा। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर इधर की तरफ +10 है तो इधर की तरफ होगा -10। दोनों का जो रिजल्ट होगा, दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो होगा 0। इसी प्रकार E1 का इस डायरेक्शन में घटक E1 कोस थीटा है और E2 का इस डायरेक्शन में घटक E2 कोस थीटा है। दोनों घटक एक ही डायरेक्शन में है, अतः इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों को जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र होगा E बराबर E1 का कोस थीटा वाला घटक प्लस E2 का
कोस थीटा वाला घटक। E1 का मान ऊपर से रखने पर आता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। E2 का मान भी ऊपर से रखने पर स्मॉल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। ये दोनों वैल्यू सेम हैं, अतः E बराबर होगा 2 स्मॉल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इस ट्रायंगल में आधार L है और कर्ण R1 है, अतः कोस थीटा का मान होगा L अपॉन R1। R1 का मान यहाँ से निकालने पर कोस थीटा का मान होगा L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। कोस थीटा का मान यहाँ पर रखने पर हमारे पास होगा E इजिकल टू 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा की जगह L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल। अब 2Q और L को ऊपर अलग से लिखने पर E बराबर स्मॉल के अलग और 2QL अलग अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी घात 1 है और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी घात 1/2 है। अतः नीचे लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 + 1/2, जिसको सोल्व करने पर आता है 3/2। वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि 2L का मान बहुत छोटा होता है, अतः जब 2L का मान बहुत छोटा है तो L का मान और भी छोटा होगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर किसी छोटी वैल्यू का हम वर्ग करते हैं तो उसका मान और भी छोटा होता है। यदि हम आर स्क्वायर में इस छोटी सी वैल्यू को जोड़ते हैं तो इसका मान भी लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही आता है। इसका मतलब ये है कि बहुत छोटी वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज को एक उदाहरण के साथ भी समझा था। इस इंफॉर्मेशन का यूज करने पर E का मान आता है स्मॉल के 2QL बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, जो कि होता है P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। इसको सोल्व करने पर स्मॉल के P अपॉन आर की पावर 2 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा आर की पावर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आया स्मॉल के P अपॉन आर की पावर 3। यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ध्यान रहे यहाँ पर स्मॉल k की वैल्यू होती है 1/4πε0 कैपिटल K। वायु या निर्वात के लिए कैपिटल K का मान होता है 1 और स्मॉल k का मान आता है 1/4πε0, जहाँ ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 रखने पर आता है स्मॉल k का मान वायु या निर्वात के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हमने देखा
कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है इतनी। और हमने ये भी देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होती है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा की डायरेक्शन में, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। दूसरी चीज हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p की डायरेक्शन होती है माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की तरफ। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई है निरक्षीय स्थिति में। यदि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप में लिखना चाहे तो ये आएगा स्मॉल के माइनस p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। माइनस p वेक्टर इसलिए क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस p के अपोजिट यानी कि विपरीत है। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर आएगा वेक्टर फॉर्म में माइनस के p अपॉन आर क्यूब। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अन्य टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।